तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक देख लिया था। अब हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पास विभिन्न शक्तियां होती है, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायिकी शक्ति, वित्त शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आपातकाल लगाने की शक्ति तथा क्षमादान करने की शक्तियां होती है। जिसमें से हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति देखते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति में हम लोगों को ये पता है कि हम लोग आर्टिकल 53 में ये पढ़े थे कि राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? निहित होती है। और कुछ विशेष पदों का राष्ट्रपति क्या करता है? विशेष पद मतलब राष्ट्रपति जैसे कि सुप्रीम को ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या फिर कैबिनेट की नियुक्ति को अगर देखें हम लोग कैबिनेट की नियुक्ति को भी देखें तो कैबिनेट में जितने मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद की भी नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल 51A में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75(2) में ये बताया गया है कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे उसकी नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वैसे ही हम लोग बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्तियां कौन करेगा? तो ये भी आर्टिकल 155 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्तियां भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वैसे ही हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त को भी देखें तो उसका भी उनके भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। बट सारे नियुक्तियों में एक खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जज को नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, परंतु हटाने का अधिकार संसद के पास है। मतलब संसद की कार्यवाही द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। वैसे ही हम लोग राज्यों में देखें तो राज्यों में राज्यपाल जो हो गया 164A में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वैसे ही 164(2) में वो मंत्री मतलब राज्य के कैबिनेट का गठन करता है या फिर उसको नियुक्त करता है। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो महाधिवक्ता हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये सबको भी राज्यों के एडवोकेट जनरल वगैरह को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। वैसे ही हम लोग विधायिकी शक्ति को अगर देख ले तो विधायिकी शक्ति में हम लोगों को पता है कि राज्यसभा और लोकसभा में दो मेंबर परंतु अब ये 104वां संविधान संशोधन में लोग एंग्लो इंडियन का खत्म हो गया है पोस्ट। तो यहाँ बस बोल सकते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। और वैसे ही अगर हम लोग बोले कि संसद का सत्र, तो संसद का सत्र भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो एक साल में हम लोग देखेंगे तो 3 संसद के सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्र का लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब अवधि जो रहेगा वो हमारा कितना रहना चाहिए? 6 महीना रहना चाहिए। 6 महीने से अधिक नहीं रहना चाहिए बैठक। और यहीं पर अगर देखेंगे तो एक साल में 3 बार बैठक आहूत होता है। एक हम लोग बोलते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। ये थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि लोकसभा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो होता है बजट सत्र जो होता है फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। वहीं अगर मानसून सत्र को अगर हम लोग देखें तो मानसून सत्र जो होता है वो जून के लास्ट या फिर जुलाई से लेके अगस्त तक चलता है। जुलाई और अगस्त में चलता है। और शीतकालीन सत्र को देखेंगे तो ये नवंबर से लेके दिसंबर तक चलता है। इसमें सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो बजट सत्र होता है और सबसे छोटा जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। वैसे ही अगर हम लोग राष्ट्रपति की और शक्तियों को देखें तो ये संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को भी राष्ट्रपति बुलाता है, परंतु संयुक्त बैठक को बुलाने से पहले उसको प्रधानमंत्री का सलाह लेना आवश्यक होगा। मतलब संयुक्त बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह लेना क्या है? आवश्यक है। और संयुक्त बैठक जो होगी 3 कंडीशनों में बुलाई जा सकती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर एक सदन जैसे कि लोकसभा किसी बिल को पारित करके राज्यसभा में भेजता है और राज्यसभा उसको 6 महीने से ज्यादा क्या करती है? लंबित करके रखती है, मतलब उस पर कोई भी जवाब नहीं देती है, तो हम लोग
लोकसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह में बैठा सकता है। वहीं अगर दूसरी शर्त देखें तो दूसरी शर्त यह होगा, अगर एक लोकसभा जैसे किसी बिल को पास करके राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा कुछ संशोधन करके फिर पुनः लोकसभा में भेजती है और लोकसभा फिर नामंजूर करता है, तब उस सिचुएशन में भी लोकसभा ये मतलब राष्ट्रपति दोनों सदनों को दोनों सदनों को विशेष बैठक बुला सकती है। बस अगर हम लोग तीसरे को अगर देखें तो तीसरे में ये बोला गया है कि एक सदन पारित करे और दूसरा सदन पारित ना करे, तब भी विशेष सत्र विशेष बैठक बुलाई जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा का। आज तक भारत में देखा गया कि तीन कंडीशन ऐसे बने थे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में आए थे। जैसे कि एक बार 1961 दहेज प्रताड़ना में संयुक्त बैठक बुलाया गया था। और वहीं पर 1978 में बैंकिंग बिल के लिए भी क्या किया गया था, संयुक्त बैठक बुलाया गया था। और एक बार ऐसा टाइम आया था जिसमें 2002 में संयुक्त बैठक बुलाया गया था। और इस समय क्या चीज था, पोटा एक्ट टेररिज्म के लिए पोटा एक्ट जब लगाना था, तब पोटा एक्ट बनाना था, तब क्या किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बुलाया गया था, संयुक्त बैठक बुलाया गया था। वहीं पर सब हम लोग राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति को देखते हैं तो कार्यपालिका शक्ति और विधायिकी शक्ति को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के वित्त शक्ति को देखते हैं। तो राष्ट्रपति के वित्त शक्ति में ये देखेंगे कि वित्त मंत्री एक नियुक्त करता है, राष्ट्रपति वित्त मंत्री एक नियुक्त करता है जिसमें वित्त का पूरा काम रहता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो एक वित्त आयोग का गठन करे, आर्टिकल 280 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार होगा कि वो एक वित्त आयोग का गठन कर सके। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड होता है, इसमें पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति इससे पैसा निकाल सकता है। परंतु इसमें क्या है, संसद का बहुमत बाद में बहुमत ले सकते हैं। बहुमत लेना क्या होता है, ये बहुमत लेना आवश्यक होता है, बाद में बहुमत लेना आवश्यक होता है। बात आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को अच्छे से देखते हैं। तो ये आर्टिकल 123 में अनुच्छेद 123 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जब लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, लोकसभा का सत्र ना हो और ऐसे भारत में ऐसे कंडीशन बन जाए कि कुछ कानून बनाना आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है कि ये आज से कानून है। परंतु वो जो कानून होगा वो 6 माह की वैलिडिटी होगी उस कानून की, और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, संसद से पारित करना पड़ेगा। परंतु 6 माह में मान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा या फिर लोकसभा का बैठक जो होता है वो 6 माह से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रहता। तो 6 माह के भीतर उन लोगों को क्या करना रहता है, वो इसे बिल को पारित करना रहता है। बट यहाँ पर ये भी देखेंगे तो 6 माह प्लस 42 दिन का समय भी मिलता है। 42 दिन कैसे, मान लेते हैं किसी दिन, जैसे आज मान लेते हैं 1 जनवरी को सपोज कर रहे हैं कि एक लोकसभा या राज्यसभा बैठी। अब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोबारा जो बैठेगी वो कब बैठेगी, तो 1 जुलाई को बैठेगी, जिसमें 1 जुलाई 6 माह 1 जुलाई में खैर नहीं बैठेगी, बट मान लेते हैं कि 6 महीने का ड्यूरेशन होगा, तो 1 जुलाई को बैठेगी। तब तक यहाँ तक कानून चलेगा। लोकसभा के बैठने के बाद 42 दिन का और समय दिया जाएगा उस कानून को पारित करने के लिए। परंतु हो सकता है कि राज्यसभा उसके बाद बैठे या 10 जुलाई से बैठे, तो ये जो टाइम होगा वो क्या होगा, 10 जुलाई से काउंट होगा, 42 दिन का बाद और समय दिया जाएगा। 10 जुलाई के बाद से 42 दिन का और समय दिया जाएगा। अधिकतम जो टाइम होगा वो कितना टाइम हो सकता है, तो 6 माह प्लस 42 दिन का समय दिया जाता है कि ये इस बिल को संसद से पारित कर दिया जाए। वहीं पर एक चीज और देख लेते हैं कि अगर लोकसभा भंग हो, एक सिचुएशन ऐसा भी बनता है कि लोकसभा पहले से क्या हो, भंग हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता
लोकसभा अगर पहले से भंग है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और ये भी है कि राष्ट्रपति को कभी लगे कि अब ये कानून की जरूरत नहीं है तो वो अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। अध्यादेश में एक बार और देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो आई होप कार्यपालिका शक्ति, विधायिकी शक्ति, वित्तीय शक्ति और अध्यादेश लाने की शक्तियां समझ आ गई होगी। आगे शक्तियां और देखते हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति के कूटनीतिक शक्तियों को देखेंगे। कूटनीतिक शक्तियां मतलब विदेशों के साथ होगी। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कॉमनवेल्थ नेशन उस नेशन को बोलते हैं जिसमें ब्रिटिश लोग कभी ना कभी रूल किए होंगे, ऐसे देशों को कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति वहां पर राजदूत को नियुक्त करता है। उस राजदूत का नाम होता है हाई कमिश्नर। और बाकी देशों में जब राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करता है, किसी एम्बेसडर को नियुक्त करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर। हाई कमिश्नर उस स्टेट में राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा, ये सब सारे आईएफएस ऑफिसर होते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशन में किसी को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया तो उसको हाई कमिश्नर बोलेंगे, और बाकी देशों में अगर किसी को किया गया तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं। यहाँ पर और देखेंगे कूटनीतिक शक्तियां। तो यहाँ पर आर्टिकल 77 में ये बता दिया गया है कि किसी देशों के साथ अगर राष्ट्र समझौता होता है, भारत का किसी भी देशों के साथ समझौता होता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। मतलब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। वहीं पर अगर हम लोग सैन्य शक्तियों को देखें तो राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां होती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो यहाँ पर उसकी शक्तियां जो होगी, किसी भी देश के साथ युद्ध करने की घोषणा या फिर विराम करने की घोषणा वो राष्ट्रपति करेगा। परमाणु हमला में देखेंगे तो परमाणु हमले भी राष्ट्रपति के आदेश पर किए जा सकते हैं, परंतु इसमें जो कि है ये पीएम का प्लस कैबिनेट का रक्षा मंत्री का और राष्ट्रीय सलाहकार, ये सब लोगों का क्या चीज है, मतलब हामी होना जरूरी है। मतलब इन लोगों का सिग्नेचर होना क्या है, जरूरी है। मतलब कोई भी परमाणु हमला राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकता, वो पीएम रक्षा मंत्री एनएसए से, ये सब से क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सलाह लेकर के परमाणु हमला किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो राष्ट्रपति जो होते हैं पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, परंतु स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। परंतु राज्यपाल वीसी वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है, जो पूरे उस यूनिवर्सिटी की देखरेख करता है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति जो होगा वाइस चांसलर की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। परंतु डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो होते हैं वो राष्ट्रपति उसके कुलाधिपति होते हैं, मतलब चांसलर होते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल उसके चांसलर होते हैं, और यहाँ इन लोग वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। वहीं पर राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को देखेंगे तो मान लेते हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा, हम लोगों को ये पता है कि लोकसभा के बहुमत से ही क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। परंतु ऐसे सिचुएशन कभी आ जाए कि लोकसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले, तो उस समय राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को बुला करके उसमें प्रधानमंत्री बना सकते हैं, परंतु उसमें 1 माह के अंदर बहुमत साबित करना अनिवार्य होता है। मतलब 1 माह के अंदर उस पार्टी को बहुमत साबित करना पड़ेगा, या फिर बहुमत साबित ना कर पाया तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति चुनाव आयोग को ये बोलेगा कि पुनः चुनाव कराया जाए करके, और लोकसभा को भंग करेगा। विशेषाधिकार में अगर हम लोग देखें तो विशेषाधिकार में राष्ट्रपति के पास फौजदारी अगर कोई क्राइम वगैरह राष्ट्रपति करता है तो उसमें राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। परंतु दीवानी मामलों में जानते हैं कि दीवानी मामलों में क्या होता है, तो पैसा या फिर कुछ दे करके उसको सुलझाया जाता है, तो दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु फौजदारी मामलों में राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये इसका विशेषाधिकार है। आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्षमतान में। तो आर्टिकल 72 में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्तियां हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य शक्ति में ही देख लेते हैं। तो तीनों सेनाओं का क्या होता है, राष्ट्रपति
सर्वोच्च कमांडर होता है, तो यहाँ पर वो किसी भी अधिकारी के कोर्ट मार्शल को क्या कर सकता है, रुकवा सकता है या बर्खास्त कर सकता है। परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कोर्ट मार्शल को रुकवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वो इंडिया के ही राष्ट्रपति को क्या है, कोर्ट मार्शल रुकवाने का अधिकार है। अब आ जाते हैं हम लोग क्षमादान में। क्षमादान में अगर देखेंगे तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान करने की शक्तियां दी गई है। पहला उसमें पूर्णतः क्षमादान है। पूर्णतः क्षमादान का मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी दोषी को पूर्णतः क्षमादान कर सकता है। मतलब ये पूर्णतः क्षमादान ये है कि मतलब कोई दोषी जो है उसको पूर्णतः क्षमादान मिल गया तो वो पहले जैसा हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि वो कुछ क्राइम किया ही नहीं है, उसको पूर्णतः क्षमादान पार्डन बोलेंगे। लघुकरण का मतलब होता है क्या जी, कि इसमें प्रकृति को चेंज किया जाता है। मतलब कठोर सजा को किसमें चेंज करेंगे, तो साधारण सजा में चेंज करेंगे, या फिर फांसी की सजा को किसमें चेंज कर दिया जा सकता है, तो कठोर सजा में चेंज कर दिया जा सकता है। ये लघुकरण है। परिहार रेमिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को 1 साल का कठोर सजा मिला है, 1 साल का कठोर सजा है तो उसको 6 माह का कठोर सजा में ही क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सजा की प्रकृति को चेंज नहीं करते, सजा का ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, सजा की प्रकृति को ही चेंज कर दिया जाता है। विराम को भी देखेंगे तो विराम और लघुकरण दोनों एक जैसा है, परंतु यहाँ पर देखेंगे विराम में अगर किसी विशेष परिस्थिति, मतलब कोई व्यक्ति लंगड़ा है या विकलांग है या फिर कोई गर्भवती महिला है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या किया जाता है, कठोर सजा को साधारण सजा में, और साधारण सजा मतलब फांसी की सजा को साधारण में और कठोर को भी साधारण में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये विराम में। प्रविलंबन में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रविलंबन में ये अस्थायी, मतलब किसी भी सजा को, मतलब फांसी की सजा का अस्थायी रोक है, फांसी की सजा का अस्थायी रोक लगा सकता है राष्ट्रपति। मतलब अस्थायी क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्डन देख डाला, पूर्णतः क्षमादान में क्या होगा कि राष्ट्रपति किसी को भी पूर्णतः क्षमादान कर सकता है। मतलब फांसी की सजा को अगर पूर्णतः क्षमादान कर दिया तो वो व्यक्ति जो होगा पहले जैसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो किसी क्राइम को किया ही नहीं है। लघुकरण में क्या कर सकते हैं, तो सजा की प्रकृति को चेंज करते हैं। कठोर को, फांसी की सजा को कठोर को साधारण सजा में चेंज करते हैं। परिहार में क्या होगा, परिहार में ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। विराम में कुछ विशेष परिस्थितियां, लघुकरण के ही बराबर रहेगी, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, उसके सजा को साधारण सजा में बदला जा सकता है। प्रविलंबन में क्या है, अस्थायी रोक है। और यहाँ पर देखेंगे अगर कोई भी क्षमादान अगर देना है तो राष्ट्रपति को सबसे पहले मंत्री, यहाँ पर गृह मंत्रालय से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट भेजेगा और रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के राष्ट्रपति को भेजेगा। देन आफ्टर उसके बाद उसको सजा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग दो अधिकारों को और पढ़ना है। एक तो आपातकाल लगाने का अधिकार और जो है वीटो पावर का अधिकार। ये दोनों थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।